बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर संगीन नौयत इख्तियार कर रही है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शरह में इजाफा हो रहा है, 3.6 से लेकर 8.7% तक पहुंच चुकी है और पिछले 5 दिनों में रोजाना 3,000 से जायद अफराद इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। इस सिलसिले में NCOC का इजलास भी हुआ जिसमें अहम फैसले किए गए और ये फैसला किया गया कि जिन अजला में या जिन शहरों में 8% या इससे ज्यादा इन्फेक्शन रेट है कोरोना वायरस का, वहाँ जो फैसले किए गए हैं, एक तो हफ्ते में 5 दिन कारोबार खुला रहेगा, 2 दिन छुट्टी होगी, वो सुबह का इस्तेकाक है, हफ्ता इतवार करें। इस्लामाबाद में हफ्ता इतवार है। इसके साथ साथ दुकानें रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी, तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज। इसके साथ साथ इंटरनल डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। आउटडोर डाइनिंग रात 10 बजे तक हो सकती हैं। शादियां जो है वो हॉल्स के अंदर, उन पर भी अब बैन लगा दिया गया है। बाहर शादी जो है वो की जा सकती है और 2 घंटे के लिए जो है वो शादी का वक्त मुकर्रर किया गया है फंक्शन का, और 300 के करीब लोग वहां पर बुलाए जा सकते हैं। इसके अलावा मज़ारात, पब्लिक पार्क्स और दीगर जो पुरहजूम जगह हैं वहां पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि कोरोना इन्फेक्शन मुल्क में बढ़ रहा है। साथ में वैक्सीनेशन ड्राइव की भी बात की गई है जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब और उनकी अहलिया खातून अव्वल बुशरा साहबा को भी कोविड-19 हो गया, कोरोना वायरस हो गया। अल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म इनकी अहलिया को शिफाए कामला अता फरमाए। जिन लोगों को जो इस वायरस में मुब्तला हुए हैं उन्हें भी सेहतियाब करे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये तस्वीर आज सामने आई। इस वक्त उनकी सेहत बेहतर है, लेकिन जाहिर बात है खुद को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, क्योंकि ये जो वायरस आया है बताया जाता है कि ज़्यादा मौलिक और ज़्यादा फैलता है। मुख्तलिफ ममालिक से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सेहतयाबी के लिए पैगामात का सिलसिला जारी है। हम भी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उनके लिए दवा गो हैं। ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म ठीक होंगे, फिट होंगे तो मुल्क को अच्छी तरह लीड कर सकेंगे। ज़रा गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में कि ये जो NCOC ने फैसले किए हैं इन पर अमल दरामद को कैसे यकीनी बनाया जाएगा, क्या वजह बनी कि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद, जहाँ से मैं मुखातिब हूँ, यहाँ पर भी जो इसका इन्फेक्शन रेट है वो 8% और 10% से भी बड़ा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाइव डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब। उनको भी हम वेलकम करते हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं, क्योंकि हमजा शफकात साहब, इनके वालिदैन को भी कोरोना वायरस हुआ। अल्लाह ताला इन्हें भी मुकम्मल सेहतयाबी दे। आपका बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, आप हेल्थ प्रैक्टिशनर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और इकोनॉमी से भी आपका ताल्लुक है, बिजनेसमैन भी रह चुके हैं और एक थिंक टैंक भी चलाते हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब को भी हम वेलकम करेंगे। दोनों मौजूद मेहमानों को फॉर्मल वेलकम। हमजा शफकात साहब, आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा। सबसे पहले तो बताइएगा, पीटीवी न्यूज़ के व्यूअर्स को अपडेट कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब आप बेहतर फील कर रहे हैं, आप भी इस वायरस में मुब्तला हुए और आपके घर में भी खैरियत है? जी थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अभी मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, मेरे माइल्ड सिम्टम्स थे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स भी स्टेबल हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र है। बड़ा थोड़ा मुश्किल टाइम था, ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल था, लेकिन अल्लाह ने करम किया, मैं ठीक था। थैंक यू वेरी मच। चलिए, अल्लाह अल्लाह और भी बेहतरी करिए। ये बताइएगा हमजा साहब, इस्लामाबाद में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी क्या वजूहात बनी? ज़ाहिर बात है, एक तो मैं समझता हूँ लोगों ने इसको ईजी लिया, कहा पहली वेव आई, दूसरी वेव आई, तीसरी वेव को भी हम मुकाबला कर लेंगे। क्या एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया भी रिलैक्स हो गई थी जिसकी वजह से अचानक इतना ज़्यादा इस्लामाबाद में भी इन्फेक्शन बढ़ा? और आपके ट्वीट्स भी आ रहे थे कि 700 से ज्यादा लोग एक एक दिन में इन्फेक्ट हो रहे थे। सर, जो इस्लामाबाद की जो पॉजिटिविटी है ना, इस टाइम इस्लामाबाद में 50,000 के करीब एक्टिव पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं। अच्छा। और उनमें इसकी क्या वजह है कि क्यों सबसे ज्यादा है, उसकी 3-4 वजूहात है। एक तो इस्लामाबाद वाहिद शहर है जिसमें कभी भी फ्रेंकली फुल लॉकडाउन नहीं हुआ। पंजाब में तो 10-15 दिन के लिए फुल लॉकडाउन हुआ, सेक्रेटेरिएट्स भी बंद हुई। इस्लामाबाद में तो कभी भी फुल लॉकडाउन इस तरह नहीं हुआ। फेडरल सेक्रेटेरिएट हमेशा चलती रही, आप खुद पीटीवी में हमेशा आते रहे और ये सारे ऑफिस हमारे फुल टाइम चलते रहे। दरमियान में स्कूल्स भी खुल गए। इस्लामाबाद हब है तमाम प्रोविंसेस का। केपी से जिसने जाना है पंजाब, पंजाब से जिसने फाटा जाना है, आजाद कश्मीर जाना है, जीपी जाना है, हर बंदे ने इस्लामाबाद में आना होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह वो ये थी कि इस्लामाबाद के गिरदोनवा में, इवन काबुल तक भी और मुजफ्फराबाद कश्मीर तक भी, जितने भी जिसको भी पॉजिटिव होता था वो और तबीयत खराब होती थी, वो सब पिम्स की तरफ दौड़े चले आते थे। इसी वजह से हमारा हॉटस्पॉट भी G8 रहा है, क्योंकि G8 में ही पिम्स है, पिम्स में ही वहाँ की कॉलोनी है, वहीं पे बहुत ज्यादा फैलता रहा।
और फिर दूसरी बात ये कि स्कूल्स भी खुल गए, शादी हॉल भी खुल गए। इस्लामाबाद वाहिद शहर है जहाँ पर शादी हॉल्स को इंडोर करने की इजाज़त दी गई, अगर वो अपनी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स कर लें, साइड पैनल्स हटा दें। और उसके अलावा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज भी आपको पता है सबसे ज्यादा है, हॉस्पिटल्स भी सबसे ज्यादा है, क्राउड भी 3 लाख के करीब लोग आते जाते रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन यार हमारा 12 से ऊपर पॉजिटिविटी चली गई, 12.1% हमारी पॉजिटिविटी चली गई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 3-4 दिन में मैसिव क्रैकडाउन किया, मैसिव, अच्छा। जिसमें हमने 600 के करीब दुकानें भी सील की हैं, 100 रेस्टोरेंट्स भी सील किए हैं, बंदे भी अरेस्ट किए हैं, लॉकडाउन भी किए हैं। 5 सब सेक्टर इस टाइम भी हमारे लॉकडाउन में। सैटरडे और संडे को हमने पार्शियल लॉकडाउन पूरे इस्लामाबाद में रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह 12.1 से अब आज का जो हमारा पॉजिटिविटी रेशो है वो दोबारा 8 पे आ गया है। अच्छा। और अगर हम थोड़ी सी मेहनत करते रहे, लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते रहे, और एक तरफ वैक्सीन का अमल भी होता रहे, और दोबारा से ये स्कूल मत खुलें, और ये लोग शादियों पे जाने से थोड़ा परहेज करें। कल से हम पार्क्स भी बंद कर देंगे, और उसके अलावा जो इंडोर डाइनिंग है इसके ऊपर भी सख्ती शुरू कर देंगे, 50% अटेंडेंस भी इंश्योर करेंगे, तो इंशाल्लाह इसको हम दोबारा नीचे लाने में कामयाब हो जाएंगे। ये हमसे बताइए कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, क्योंकि बहुत सी, मैं माहिरीन को सुन रहा था, मैं शुमैल साहब के पास जाऊंगा, कि यूके वेरिएंट, ब्राज़ील वेरिएंट, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट की बातें हो रही हैं, उसको भी देखा जाएगा? ये क्या आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में आता है? क्योंकि बहुत से नाकिदीन की ये राय है कि वहाँ से जब लोग आते हैं शायद उनको इस तरह सही तौर पे चेक नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से ये वायरस तेज़ी से फैल भी रहा है और ज़्यादा मोहलिक भी है। सर इसमें हमने दो बड़े अच्छे काम किए हैं। एक तो हमने, आपको पता है कि साउथ अफ्रीकन और ब्राजीलियन वेरिएंट जो है उसकी वजह से तकरीबन 10 से 12 ममालिक हैं जिनकी एंट्री फ्लाइट्स फिलहाल हमने स्टॉप कर दी हैं। उसके अलावा जो कैटेगरी A, B, C के भी कंट्रीज हैं, वहां से भी जो लोग आ रहे हैं वो अपने साथ यहाँ वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेके आते हैं। उनकी माइनर स्क्रीनिंग भी की जाती है एयरपोर्ट्स के ऊपर। लेकिन ऑब्वियसली ये लोग उसमें इतना स्ट्रिंजेंट नहीं होता, फ्लाइट में भी हो जाता है, कई दफा टेस्ट में भी नहीं आता, फॉल्स नेगेटिव भी ऐसे कई केसेस हैं जिनको पॉजिटिव था, सिम्टम्स थे, लेकिन फॉल्स नेगेटिव था। लेकिन इसमें एक बात बताना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जैसे मुझे भी यूके वेरिएंट वाला कोविड हुआ तो मेरा ना गला खराब हुआ, अच्छा। ना मेरा टेस्ट और स्मेल गया, लेकिन मेरा स्टमक बहुत ज्यादा अपसेट हुआ और फटीग हुई। अब इनके ये वेरिएंट्स की वजह से, अब डॉक्टर्स बेहतर बता सकते हैं, इनके सिम्टम्स भी फर्क होते जा रहे हैं। अच्छा। मतलब पहले ये होता था स्मेल जा रही है जी, कफिंग बहुत ज्यादा हो रही है, अभी कुछ और किस्म के सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। इनको आने से रोकने के ऊपर जो पॉसिबल मेजर्स हैं विद इन दी इकोनॉमिक एक्सपीडियंसीज ध्यान में रखते हुए जो कर सकते हैं वो तो किया जा रहा है। बाकी असल काम यही है कि लोग खुद इसमें थोड़ा सा एहतियात करें। सिंपल सी बात है कि 6 फुट के फासले पे रहना है और मास्क पहनना है, सिर्फ इतना ही काम कर लें तो 70-80% लोग बच जाते हैं। जरा मेरे साथ हमजा रहिएगा। डॉक्टर शुमाइल, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, ये बताएगा, ये जो यूके वेरिएंट की भी बात हुई, और जैसे हमजा शफकात साहब कह रहे हैं कि उनको जो कोविड हुआ वो यूके वेरिएंट था जिसमें सिम्टम्स बिल्कुल मुख्तलिफ थे, क्योंकि हमने जो कैंपेन पीटीवी से भी चलाई तो हम कह रहे थे अगर गले में खराश है, जिस्म टूट रहा है, बुखार हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना टेस्ट कराइए। सर ये ज़्यादा म्यूटेट कर गया है और बहुत ज़्यादा मोहलिक हो गया है डॉक्टर शुमाइल साहब? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब स्काइप अपना अनम्यूट कर दें काइंडली, डॉक्टर जी शुमाइल साहब। ये मैं ये बता रहा था कि ये वेरिएशंस पिछले साल के मिड से आना शुरू हो गई थी, लेकिन जी ये वेरिएशंस जो हैं इनके अंदर जो सामने सबसे ज्यादा मोहलिक नजर आई है वो यूके वाली, और जिस तरह आपने जिक्र किया कि ब्राजील की भी और इसके साथ साथ साउथ अफ्रीका की भी। लेकिन हुआ ये है कि चूंकि ओवरऑल एक लैक्सिटी का माहौल बन चुका था और लोग जो यहाँ पर आए उसमें डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे आने में कामयाब हो गए, सिम्टोमेटिक्स भी थे या उनके जो वायरसेस हैं वो डिटेक्ट नहीं हुए। क्योंकि जिस तरह अभी हमजा ने बताया कि बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ कि उनके सिम्टम्स या तो डिफरेंट थे इसलिए वो मिस हो गया, और कई एसिम्टोमेटिक से, और फिर कई दफा ये टेस्ट नेगेटिव भी आता रहा। तो इस तरीके से बहुत से लोग पाकिस्तान में आए भी, और वो ज़ाहिर बात है मिक्सिंग भी होती रही, जिस तरह की शादी का माहौल, अब मौसम और एक्टिविटीज चलती रही, और उसके साथ साथ बहुत से लोग जो शादी के लिए ट्रैवल करके आए वो भी एक रीजन बनते रहे हैं। तो ओवरऑल इस लैक्सिटी की वजह से जो है इसका एक फैलाव जो है बढ़ा है, और इस वायरस की अब ये जो म्यूटेशन है जिसको B117 कहते हैं, ये इसके अंदर समाव इसके सिम्टम्स जो हैं वो देर तक भी रहते हैं लोगों को, और मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट भी कर रहे हैं, जिस तरह अभी जिक्र किया, पेट का खराब होना, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होना, और मुख्तलिफ और प्रेजेंटेशंस आ रही हैं।
जिसमें कार्डियक इश्यूज भी आ रहे हैं लोगों के सामने, बट बाय एंड लार्ज रेस्पिरेटरी और बुखार ही सबसे बड़ा उसका है। अच्छा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ये डॉक्टर शुमैल साहब वैक्सीनेशन की ड्राइव है, आप कितने मुतमईन हैं जो वैक्सीनेशन की इस वक्त ड्राइव हो रही है? क्योंकि एक तो मास्क हमने पहनना है, हमारा यही इस वक्त वैक्सीन है जिनको नहीं लग सकती, और इसके साथ साथ जो रशियन वैक्सीन है स्पुतनिक 5 और एक और चाइनीज़ वैक्सीन है उसके रेट्स आए हैं, लेकिन अभी तक गालिबन मेरी आज भी बात हो रही थी वजारत सेहत में, वो कहते हैं अभी तक इसके रेट्स ऑफिशियली तय नहीं हुए। वैक्सीनेशन ड्राइव को ज्यादा तेज करने की जरूरत है, आप क्या एनसीओसी से क्या तकाजा करेंगे कि वो किन खतूत पे, एक तो पाबंदियां हैं, बंदिशें हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव को भी बहुत तेज कर दें? जी देखिए, अब बदकिस्मती से हमारे पास टाइम जो है, हमारे पास सबसे पहली चीज समझने की है कि ये अगर हम जिस तरह अभी हमजा बता रहे थे कि लॉकडाउन किया या हमने स्ट्रिंजेंट की पॉलिसीज, तो एकदम एकदम डाउनवर्ड ट्रेंड आना शुरू हो गया है। समझने की बात ये कि ये हम कुछ अरसे के लिए कर सकते हैं, हम ये बहुत लंबे अरसे के लिए तो नहीं रोक सकते लोगों को। तो इसमें वैक्सीनेशन की ड्राइव को तेज करना सबसे अहम होगा। जिन ममालिक में वर्ल्ड ओवर इस वक्त तकरीबन 44 करोड़ के करीब वैक्सीन दुनिया भर में लग चुकी है, जिन ममालिक के 25% से ज्यादा लोगों को लग गई है, उनके यहाँ डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है। तो अगर हम ज्यादा से ज्यादा ये ब्रेक्स लगा रहे हैं या होल्ड कर रहे हैं लोगों को, इस वक्त को हम तेजी से वैक्सीनेशन का जो है ना इजरा करें, उसको हासिल करें। अगर हम खुद कर सकती है गवर्नमेंट तो करे, प्राइवेट सेक्टर से करवाए, लेकिन जितने ज्यादा लोगों को लगेगी उतना ज्यादा इसका जो फैलाव है वो रुकेगा। हमजा, इस पे आपके पास कोई अपडेट है? ये जो प्राइवेटली वैक्सीन, क्योंकि बहुत से लोग लगवाना चाहेंगे, ज़ाहिर है उस एज ब्रैकेट के साथ गवर्नमेंट चल रही है, हेल्थ वर्कर्स फिर सीनियर सिटीजन, ज़ाहिर बात है एज के साथ आ रहे हैं, और पाकिस्तान की बहुत सी आबादी जो है डेमोग्राफिकली यंग लोगों पर मबनी है। तो कोई अपडेट है आपके पास, कब तक ये मामला आ जाएगा और वैक्सीनेशन प्राइवेटली भी अवेलेबल होगी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लगा लें? सर, इस पे डेलिब्रेशंस तो चल रही हैं। रशियन वैक्सीन जो है वो तो अभी 2-3 लैब्स ने मंगवानी भी शुरू कर दी है। मेरा ख्याल है इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी इसको कर देंगे। बेसिकली तो ये पॉलिसी डिसीजन था कि जी क्या प्राइवेट इसको अलाउ कर दिया जाए, क्या इसकी कोई कॉस्ट रख दी जाए, उसके ऊपर डेलिब्रेशंस बहुत हुई हैं। लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ऑलरेडी इतना ज्यादा इकोनॉमिक बर्डन पड़ चुका हुआ है। इवन अगर हम 60 या 70 से ऊपर भी करें तो फिर भी इतनी ज्यादा वैक्सीन की हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुई है कि उतनी हमारे पास सप्लाई मौजूद नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो अब इस पे पॉलिसी पे एज ए सिविल सर्वेंट मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मेरी पर्सनल ओपिनियन यही है कि प्राइवेट अलाउ कर देना चाहिए। इस पूरे कोविड के टेन्योर में जिस तरह तमाम मेडिकल सेक्टर ने परफॉर्म किया है और उसमें प्राइवेट सेक्टर हमारे साथ शाना बशाना शामिल रहे हैं, बिल्कुल। जिस तरह उन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के और सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं, हमारे कॉस्ट भी जो हमने उन पे लिमिटेशंस लगाई हैं उस पर भी काफी हद तक बाय एंड लार्ज उन्होंने कोऑपरेट किया है, अपने डॉक्टर्स को भी जान जोखिम में डाली है। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट सेक्टर को ट्रस्ट करना चाहिए, प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी ट्रस्ट कर देना चाहिए। कुछ को तो इजाजत शायद मिल गई है और वो लेके भी आ रहे हैं। स्पुतनिक की जो रशियन वैक्सीन है वो शायद इस्लामाबाद में 1-2 दिन के अंदर आ भी जाएगी। अच्छा, और उसके अंदर रजिस्ट्रेशन भी उन्हें स्टार्ट कर दिया। ये मुझे बताएगा फिर जी, मैं शुमैल साहब के पास जाऊंगा, ये मुझे जरूर बताएगा कि ये जो 8 बजे का आप लोगों ने इन्फोर्स करना है, जाहिर बात है इस पे एक रिएक्शन तो आएगा, लोगों के पहले ही रोजगार मुतासर हुए हैं, लेकिन जाहिर बात है कोरोना वायरस की तीसरी लहर है और सबको बचाना है, जो नेशनल कॉज है वो सबसे आगे है। लेकिन इसको सर इन्फोर्स करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव पॉलिसी की जरूरत होगी हमजा शफकात साहब, क्योंकि जाहिर बात है लोग जो है वो थोड़ी रेजिस्टेंस तो गालिबन आपको आई होगी या आ रही होगी। बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है। आप ये देखें ना कि आज अभी मैं आपको अभी का वाकया बता रहा हूँ। अभी आपके शो में फोन पे आने से पहले जो मसला था कि एक बारात लाहौर से आ रही थी, वो लेट हो गई। अब 10 बजे की हमारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, अब 10 बजे बंद कर रहे हैं, लड़की की फैमिली अलहदा वावेला कर रही है। और ये एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। इसके अलावा इस सैटरडे संडे को भी जब हमने पार्शियल लॉकडाउन किया है तो ताजरों की एक बड़ी जो ग्रुप्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया हमारे खिलाफ, और फिर हमें बाय फोर्स आपारा और G9 मरकज में ये बंद करने पड़े। तो इसमें ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस को इन्फोर्स करने के लिए बहुत ज्यादा हम कोशिश तो कर रहे हैं कि प्यार मोहब्बत से हो जाए, लोगों को अवेयरनेस भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद में अभी तक कोई ऐसा बड़ा वाकया भी नहीं हुआ कि लोगों को हमने इतना तंग किया हो कि वो करें। लेकिन आती है बहुत ज्यादा। अब 8 बजे के ऊपर इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आएगी, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है कि एक ऐसा शहर है कि इसमें ज्यादातर सिविल सर्वेंट्स हैं या गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं, वो शामों को 6-7 बजे फारिग होते हैं। तो उसके बाद अगर मार्केट जाए कोई चीज लेने के लिए और बंद मिले तो वो फिर वो रेसिस्ट करते हैं।
लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह लोग कोऑपरेट करेंगे। हफ्ते 10 दिन की बात है, जान से बड़ी क्या चीज हो सकती है। अपनी भी जान बचानी है, लोगों की भी जान बचानी है। बेसिकली तो ये सदका जारिया का काम है। जी, मेरे साथ लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चन मैं शुमैल को भी शामिल करूं। डॉक्टर शुमैल साहब, आप चूंकि आप हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, साथ में आपका इकोनॉमी से भी ताल्लुक है, बिजनेस भी आपने किया है। सर, ये बिजनेस हाउसेस के लिए कितना मुश्किल होता है? ये अब 8 बजे की जैसे बंदिश है, ज़ाहिर बात है, जैसे हमजा कह रहे थे, बड़े बड़े जो कमर्शियल सेंटर्स हैं वहाँ से बहुत से लोग लेट इवनिंग में जाकर शॉप करते हैं। अब हालात ऐसे हैं कि नहीं इजाज़त दी जा सकती। मैं फ्रांस देख रहा था, जर्मनी, इंग्लैंड, वहां जी इतनी वैक्सीनेशन ड्राइव है और फिर भी लॉकडाउन है और दुकानें बंद हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए देखिए, डॉक्टर शुमैल? डेफिनेटली मुश्किल है जिस तरह हमसा बता रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ ट्रेंड लेट आवर्स के अंदर है। उसमें ये भी वजूहत हैं, एक ओवरऑल ट्रेंड है, दुकानें लेट खुलती हैं मॉर्निंग में। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है, लेकिन समझने की जरूरत है कि ये अभी फॉर एवर नहीं है। ये चंद दिनों के अंदर ऑब्वियसली इसका इसका एक ट्रेंड डाउनवर्ड हो जाएगा, फिर दोबारा से थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है। लेकिन लोग अगर थोड़ा सा कोऑपरेट करें, अवाम भी करे, लोग भी करें, और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कोशिश करें कि लोगों को बार बार कोशिश करने के बाद अपनी जब इंस्टीट्यूशन के अंदर आए या अपनी दुकान या किसी भी काम पे, तो वो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं ताकि ये फैलाव को हम रोक सकें। तो ये ज़रूरी होगा। एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे इस आपके प्रोग्राम के ज़रिए, कि बहुत से लोग बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से। जो इंग्लैंड में और जगहों पे चीज़ें आ रही हैं, खुदारा कि वो जो वैक्सीन है वो एक फ़र्क है, और वो जो मसाइल हैं वो फ़र्क हैं। हमारे मुल्क में साइनोफार्म एक अच्छा वैक्सीन और अच्छा ड्राइव चल रहा है, जिस तरह आपने पूछा भी था। तो लोग जिन जिन के पास ये सहूलत मौजूद है और उनको उनको एक आ गई इन्विटेशन, तो ज़रूर प्लीज़ वैक्सीनेशन को ज़रूर लगवाएं। आप सही कह रहे हैं, मैंने खुद भी अपने पेरेंट्स को लगवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। साइनोफार्म के अभी तक कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं आए। डॉक्टर शुमैल साहब, स्पुतनिक 5 और दूसरी जो चाइनीज वैक्सीन, उसके बारे में भी कुछ डाटा आपकी नज़र से गुजरा है? ये जो यूके जी वेरिएंट है, इसके लिए इफेक्टिव है ये वैक्सीन, या क्योंकि बहुत से मैं तिब्बी माहिरीन का सुन रहा था कि ये अपने आप को हाइड भी कर लेती है, ये वायरस जब म्यूटेट होता है तो? नहीं, देखिए, पहली बात ये समझिए कि ये जो वायरस म्यूटेट होता है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली उसकी शक्ल तब्दील हो गई है। उसके जो उसके अंदर हमारे जिस्म में दाखिल होने की सलाहियत बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो वैक्सीन हैं ये कंप्लीटली कारगर नहीं होंगी। डेफिनेटली उसकी एफिकेसी जहां पर उन्होंने कैलकुलेट की थी पहले, फर्ज करें 80%, 90% या 75%, उसमें थोड़ी सी कमी वाकया होगी, लेकिन बाहर कैफ हमें उससे प्रोटेक्शन फिर भी हासिल होगी। लेकिन आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये जो वैक्सीन हैं, इनकी नई जो फॉर्म्स हैं या अपग्रेडेड वर्जन्स हैं या बूस्टर्स हैं, वो आएंगे जो फर्दर वेरिएशन को प्रोटेक्ट करने की काबिल होंगे। लेकिन इस वक्त कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल हो, मैसर हो, वो लगवाना बेहतरीन है, क्योंकि आपको ना लगाने से बेहतर प्रोटेक्शन हासिल हो अच्छा, जाएगी। ये भी आया कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वाले से गलत उलाम लोगों ने ये बात की कि वैक्सीन लगाई और उनको अगले दिन ही कोविड-19 हो गया, और उसके बाद वजारत सेहत की तरफ से आई कि वैक्सीन उस वक्त आपकी मुकम्मल होगी जब 2 डोज लगेगी, और दूसरी डोज के 2-2.5 हफ्ते बाद आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं। तो बताइएगा, ये जी, सिंगल डोज वैक्सीन बेहतर होती है या डबल डोज वैक्सीन बेहतर है? देखिए, ये समझने की बात है कि पहला डोज भी जो होता है वो भी आपकी कुव्वत मुदाफ़त पैदा करनी शुरू करता है, और उसमें भी कम से कम 2 हफ्ते से 3 हफ्ते, इसीलिए 3 हफ्ते का वक्फा रखा गया है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस तरह वजारत सेहत ने भी बताया कि दूसरे डोज के बाद आपकी जो कैपेसिटी है इस वायरस से लड़ने की या अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, वो दूसरे डोज के काफ़ी हफ्तों के बाद बनती है, जहां पर आपको फिर सीवियर सिम्टम्स या सीवियर डिजीज से बचाव जो है वो हासिल होता है। हमजा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, चूंकि आपने इसको पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, लोग आपको सुन रहे हैं, माशाल्लाह आपकी फॉलोइंग है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। क्या कहेंगे लोग? एहतियात करें? कोई अपने एक्सपीरियंस से लोगों को कहेंगे कि खुदारा एहतियात करें, समाजी फासला रखें, मास्क पहने, इसको हवाई बात ना समझे और ये ना कहें कि ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं है और बस नज़ला ज़ुकाम है और उसको सीरियस लोग नहीं ले रहे? क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इस पे ये कहूंगा कि देखिए, मैं पिछले साल मार्च से मैं कोविड की फाइट के अंदर ऑलमोस्ट फ्रंट लाइन के ऊपर चलता रहा। हर जगह क्वारंटीन एस्टैब्लिश करना हो या टेस्टिंग करवानी हो, लोगों की सर्वेलेंस करने हो, लॉकडाउन करने हो। लेकिन मैंने सिर्फ अपने हाथ धोता रहता था, मास्क पहनता था, थोड़ा सा डिस्टेंस रखता था, तो बचा रहा। मुझे जो अभी पॉजिटिव हुआ वो इसी वजह से हुआ कि मेरे पेरेंट्स पॉजिटिव थे और मैं उनके पास रहा, और उस टाइम पे एक घर के अंदर उस तरह मैं एसओपी फॉलो नहीं कर सका, तो मुझे पॉजिटिव हो गया।
और इस पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी यही है, और ये हम अवेयरनेस भी इसी चीज की कर रहे हैं कि जो बंदा एसओपी फॉलो करता रहेगा 99% ऑफ द टाइम वो बचा रहेगा। इसको अगर लोग समझेंगे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, हमारे सामने हमारी कॉलीग की डेथ्स हुई है, डिप्टी कमिश्नर एक की डेथ हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर्स की डेथ हुई है, हमारे सामने रिटायर्ड ऑफिसर मेरे सेक्रेटरी कैबिनेट थे, मेरे प्रीवियस बॉस थे, चेयरमैन फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन भी थे मारूफ अफजल साहब, उनकी डेथ हुई। इतनी मतलब लातादाद लोगों की डेथ हुई। इस्लामाबाद में 550 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हुए हैं। तो उसको सीरियस लेना चाहिए, और सिंपल सी चीजें हैं, ये 3 चीजें हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क की वेयरिंग और अपने हाथ धोना। बस ये 3 चीजें करें तो आप बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमजा शफकात साहब, विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड कंप्लीट रिकवरी। मैं डॉक्टर शुमैल साहब आपसे एक दो सवाल करता चलूँ अपने सेगमेंट के अख्ताम तक। सर ये बताइएगा, जैसे हमजा कह रहे थे कि समाजी फासला रखें, मास्क पहने और अपने आप हाथों को सैनिटाइज करें, बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि इसके बावजूद लोगों को हो गया कि ये आंखों से भी हो जाता है। मैं इसलिए जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सी अब तो इसकी पूरी कोरोना के हवाले से पूरी खबरें आती हैं, लोग अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, इसके बारे में शुरू से, बल्कि जब ये आगाज हुआ था उस वक्त से ही बताया जा रहा था कि आंखों को भी कवर करें आप। इसी वजह से बहुत से लोग शील्ड भी पहनते हैं, हमने देखा डॉक्टर्स भी और बहुत से लोग। उसके साथ साथ फिर नाक को मुंह को हाथ लगाने से, और सो मच सो कि इसके बारे में था कि कान के जरिए भी केसेस आए दुनिया भर में। पर कैफ सबसे ज्यादा जो है वो सांस के रास्ते से ही फैलता है, और उससे बचाव के लिए जाहिर बात है अगर आपने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है, नाक को, मुंह को, तो वो आपके चांसेस हैं कि आपको ज्यादा बचत। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शुमैल दाऊद साहब, आपने भी हमसे गुफ्तगू की। व्यूअर्स, ये अहम हमने इशू उठाया क्योंकि ये जो कोविड की 3rd फेज़ है डेंजरस होती जा रही है। ज़रूर एहतियात कीजिए। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो मुल्क की सियासत पे ज़रा गुफ्तगू कर रहे होंगे क्योंकि सियासी महाज भी गर्म है। और 26 मार्च को मरियम नवाज साहिबा ने ऐलान किया है कि वो अवाम की ताकत के साथ नैब जाएंगे, उनको नैब तलबी का नोटिस आया है। फिर पीडीएम के आपसी इख्तलाफात, हुकूमत के लिए अब चैलेंज क्या है पीडीएम के आपसी इख्तलाफात के बाद, इन तमाम नुकात पर हम गुफ्तगू कर रहे होंगे 2 इंतहाई मुमताज़ तजियाकारों के साथ। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमने बहुत कुर्बानी की है। मुश्किल मुश्किल कब रहती है, एक है काम और एक मंजिल। एक है काम और एक मंजिल। वेलकम बैक व्यूअर्स। मुल्क की सियासत, बिलखसूस पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की सियासत पे गुफ्तगू करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं 2 इंतहाई मुमताज़ सहाफ़ी हैं और अपनी अपनी फील्ड में महारत रखते हैं। हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, ग्रुप एडिटर हैं 92 न्यूज़ के इरशाद आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और ARY न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और अपना बड़ा मारूफ शो करते हैं साबिर शाकिर साहब, हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करें। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी इजाज़त से साबिर भाई इरशाद आरिफ साहब से ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, चूँकि लाहौर के हवाले से कहा जा रहा है कि वहाँ का महाज इसलिए गर्म हो रहा है कि मरियम नवाज साहिबा को जो 26 मार्च को नैब ने तलब किया है, तो अब ये प्लान सामने आया कि अवामी शो के साथ एक रैली की सूरत में वहाँ पर जाया जाएगा। इरशाद साहब बताइएगा, मौलाना फजल रहमान साहब की कल मुलाकात हुई, उन्होंने तो कहा कि पीडीएम की क़यादत भी साथ में जाएगी। पीपल्स पार्टी का बार कैफ इस पर अब तक कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं आया, लेकिन अगर ये पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ नैब के ऑफिस जाना चाहते हैं तो
तो क्या मैसेजिंग है आपकी राय में? अगस्त में भी जब लास्ट टाइम मरियम को बुलाया गया था तो इंतहाई नाखुशगवार वाकयात वहां पर रूनुमा हुए थे। देखिए, बात यह है कि किसी शख्स को बुलाया जाना किसी इदारे की तरफ से, अदालत की तरफ से, पुलिस की तरफ से, नैब की तरफ से, FIA की तरफ से, ये एक जमहूरी रियासत में, आज़ाद ममलिकत में एक मामूल की बात है। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि माफियात मजबूत हैं, अफराद मजबूत हैं, गिरोह मजबूत हैं और रियासत और रियासती इदारे बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए यहाँ इस तरह का तमाशा लगता है। और अगस्त में भी लगा था, इससे पहले भी 2 दफ़ा ये तमाशा हमजा साहब की गिरफ्तारी के मौके पर और जनाब शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के मौके पर यह तमाशा लग चुका है। अब मरियम साहबा वही हथियार दोबारा इस्तेमाल करना चाहती हैं। देखना यह है कि हुकूमत पंजाब का और पंजाब पुलिस का रद्दअमल क्या होता है। अगर तो रियासती इदारे वाक़तन इन ताकतवर लोगों के सामने कमज़ोर हैं तो वो जाएंगी बाहर, शोर शराबा करेंगी, अंदर जाके शायद वो शरीक हूँ तफ्तीश में, वापस आके फिर वो अपनी फतह का ऐलान करेंगी और ज़रूरी हुआ तो तोड़ फोड़ भी कर देंगी और हमारे इदारे तमाशा देखेंगे। लेकिन अगर रियासत में कोई जान है, रियासती इदारों में कोई हिम्मत है, तो मेरा ख्याल है ये तमाशा आखिरी बार ही लगेगा। इसके बाद शायद किसी को जरूरत ना हो सके। ये अब तय होना है 26 मार्च को कि क्या रियासत और रियासती इदारे किसी काबिल हैं ताकतवर लोगों को तफ्तीश लाने के, उनको कानून के मुताबिक अमल दरामद कराने के, या उनके सामने भीगी बिल्ली बनकर तमाशबीन का किरदार अदा करते हैं। तो मरियम साहबा तो जो कुछ कर रही हैं वो उनके अपने ज़ाती, ख़ानदानी और सियासी मुफाद में है। देखना यह है कि हुकूमत, हुकूमती इदारे और रियासत इस मामले में अपना किरदार क्या अदा करते हैं। ठीक है, मेरे साथ रहेगा साबिर शाकिर साहब। मैं आपसे जानना चाहूँगा, नैब की जानिब से मरियम नवाज साहबा की जो बेल है उसकी कैंसिलेशन की अपील भी लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराई गई और उस पर समाअत हुई। अब उनको मरियम नवाज साहबा को जवाब के लिए वक्त दिया गया है। अब 26 मार्च को तलब भी कर लिया गया है और इससे कबल PDM ने 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इरशाद आरिफ साहब का कहना है कि रियासती इदारों को शो करना होगा, विल का इजहार करना होगा कि वो किसी के रोब या दबदबे में नहीं आते और इंसाफ बड़े के लिए हो या छोटे के लिए हो, तमाम के लिए यकसा होगा। लेकिन ये जो नैब की जानिब से पॉलिसी और स्ट्रेटजी अपनाई गई है, इस पर आपकी क्या राय है? पहले कैंसिलेशन के लिए जाना और उसमें कहना है कि इन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद अब वो तारीख पड़ गई है तो 26 मार्च को तलब कर लिया गया। आपकी क्या राय है? देखें, बात अगर प्लेटफॉर्म की जाए तो सिचुएशन ये है कि जब भी आप बारगेन करते हैं तो डबल माइंडेड हो जाते हैं, तो फिर नतायज ऐसे ही निकलते हैं। और अगर आप एक फैसला कर लें, रियासत एक फैसला कर ले कि रूल ऑफ लॉ कानून की हुक्मरानी चाहिए और प्रोसिक्यूट करना है और फैसला अदालतों पे छोड़ देना है, इदारों को मजबूत करना है, फिर तो है बहुत अच्छी बात। ये जो दरमियान में डील ये जो चीजें आ जाती हैं, उस वक्त इदारों में भी बदमज़गी पैदा होती है और न सिर्फ बदमज़गी बल्कि बदइत्मीनानी पैदा होती है। और जो पनामा से सिलसिला शुरू हुआ था, 5 मेंबर बेंच ने किया था, अगर वही बिल रहे रियासत इदारों की, पॉलिटिकल बिल हो, इंस्टीट्यूशनल बिल हो, तो फिर कोई मसला नहीं है कि कोई रियासत को चैलेंज करे। ये रियासत को खुद पर चैलेंज करते हैं जब रियासत कमजोरी दिखाती है और हुकूमत कमजोरी दिखाती है, हुकूमती इदारे कमजोरी दिखाते हैं, तो उसका फिर फायदा जैसे उन लोगों को मिलता है और इन लोगों को फायदा जब मिलता है तो फिर ये उठाते हैं। और इस वक्त भी आप देख लें कि यहाँ पे इसको इवेंट बनाया जाता है, विक्ट्री का इवेंट बनाया जाता है। ऐप तलब कर ले या ये तलब कर ले, अदालतें तलब कर लें, विक्ट्री का निशान बना के जाया जाता है। फिर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी अपनी जो उनकी एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग है और उनका वोट बैंक है, उसको भी फिर ब्लैकमेलिंग के तौर पे ही इस्तेमाल करते हैं और फिर वो चैलेंज करते हैं। पूरे का पूरा जब तक हम कल्चर तक नहीं करेंगे और कानून की हुक्मरानी का जो सही तस्वर है वो नहीं लेके आएंगे और दरमियान में वजह कोई भी हो, इंटरनल प्रेशर है या एक्सटर्नल प्रेशर है, जब तक हम इदारों पे डिपेंडिंग करेंगे, इदारों पे नहीं छोड़ देंगे कि ठीक है तो मुजरिम है तो उसको जेल में होना चाहिए,
अगर वो नहीं है तो उसको अपने घर में होना चाहिए और बाइज्जत बरी होना चाहिए। ठीक। पहले आप सजाएं दिलवाते हैं, उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन नरमी इख्तियार करती है तो जमानतें भी होती है। जमानत किस बुनियाद पे हुई थी कि वालिद साहब की तीमारदारी करनी है, अयादत करनी है, लुक आफ्टर करना है। वालिद साहब अब है नहीं, वो चले गए लंदन में जी। और केस वही मौजूद है। लेकिन अब केस जाहिर है तो जमानत कैंसिल करवाने के लिए पहले से ज्यादा मजबूत दलाइल की जरूरत है। ठीक कह रहे मेरे साथ रहेगा इरशाद आरिफ साहब। ज़रा ये शरीफ ख़ानदान के हवाले से खबरें आ रही थी ओवर द वीकेंड के हमजा शहबाज और मरियम नवाज साहबा में तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और उनकी दोनों की सियासी अंदाज में एक दूसरे के वो मुखालिफ हैं और नवाज शरीफ साहब भी वो नशिस्त छोड़कर चले गए। ये जो खबरें अब आ रही हैं, मैं इसलिए आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हैं कि हमजा शहबाज साहब ने ये अवामी जो शो है 26 मार्च को उसकी जिम्मेदारी उठा ली है। तो आप बताइएगा कि अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। वो तो हमजा शहबाज साहब की तस्वीर भी कब मौलाना फजल रहमान साहब मुलाकात कर रहे थे, मरियम नवाज साहबा ने ट्वीट की और अजरा तफन्नुन कहा कि ये देखें हो रही है लड़ाई मरियम और शहबाज के दरमियान, हमजा के दरमियान, और अब वो उनकी रैली को लीड भी कर रहे हैं और ये भी मीडिया इतलात हैं कि वो भी उनके साथ शायद नैब के ऑफिस जाएं। देखिए, बात ये जो खानदान में सियासी अंदाज में इख्तलाफात हैं वो तो हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बल्कि जो मरियम नवाज साहबा का सियासत में आना है वो हमजा शहबाज और मरियम शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर हुआ है। खानदान में ये तय हुआ था जब हसन नवाज और हुसैन नवाज ने इनकार कर दिया सियासत में आने से, तो खानदान में ये मियाँ शीर साहब के दौर में तय हुआ था कि नवाज शरीफ साहब के सियासी जानशीन हमजा शहबाज साहब होंगे और नवाज शरीफ साहब ये कहते रहेंगे मैं उनकी सियासी तरबियत कर रहा हूँ। ये तो बाद में कुलसूम नवाज साहबा ने इस्तार किया कि नहीं जी मरियम को रोल मिलना चाहिए क्योंकि कारोबार पहले ही उन्होंने संभाला हुआ है शहबाज शरीफ के खानदान ने, अब सियासत भी हम उनके हवाले कर दें। तो ये तो बजाते खुद इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन इन इख्तलाफात की बुनियाद पर यह तवक्को करना कि वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएंगे और बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगे, तसादुम करेंगे, ये अभी मुमकिन नजर नहीं आता। और खासतौर पर जब मुश्किल में हो कोई खानदान तो कोई शख्स भी ये गलती नहीं करता। लेकिन इरशाद साहब कतई माजरत वजीर दाखिला शेख रशीद साहब अक्सर दावा करते थे कि नून में से शीन निकल आएगी, इसलिए मैंने इस हवाले से रखा कि ये तो हुकूमत के उस हद तक होगी, हो रही है कि जो अरकान असम्बली हैं जो मुंतखब हुए नुमाइंदे हैं वो नवाज शरीफ की बजाय लीडर वो नवाज शरीफ को मानते हैं, लेकिन पॉलिसी वो शहबाज शरीफ की इख्तियार करना चाहते हैं। इस हद तक दुरुस्त है, लेकिन लड़ाई झगड़े वाली बात जो है वो मेरा ख्याल है अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। साबिर शाकिर साहब आप इस हवाले से बताइएगा, आपके पास भी बड़ी अंदर की खबरें होती हैं। वो तो मरियम साहबा ने ट्वीट किया और उसमें आपके चैनल को भी उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने कहा ये देखें कैसे लड़ाई हो रही है, मौलाना फजल रहमान साहब मुस्कुरा रहे हैं। और दूसरा पीपल्स पार्टी और PMLN क्या कहते हैं सर, ये लड़ाई अब ज्यादा हो गई है और PDM इंटैक्ट रहेगा नहीं रहेगा? आज बिलावल साहब भी लाहौर में मौजूद हैं, गिलानी साहब का केस भी चेयरमैन सेनेट का यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने जो चैलेंज के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गया है, क्या सिनेरियो आपको इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, नंबर 1 PMLN के अंदर या शरीफ खानदान के अंदर जो मामला हैं इनके दरमियान इख्तलाफ जरूर है। इख्तलाफ ये है कि हमने एस्टेब्लिशमेंट को, रियासती इदारों को बेवकूफ कैसे बनाना है। मरियम बीबी कह रही हैं कि बिल्कुल सीना तान के और फुल ताकत शो करें और धमकियों की जबान इस्तेमाल की जाए और ताकत की जबान इस्तेमाल की जाए और उसके जरिए इदारों को दबाया जाए। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब कह लें, वो कहते हैं कि नहीं हम जरा नीवे होकर निकलते हैं, 2.5 साल गुजर गए और कुछ अर्सा और है इसको भी निकाल लेते हैं और जरूरत नहीं है ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने की। और इसमें यह है कि नवंबर 22 तक नई फौजी क़यादत आ जाएगी, नए आदमी आ जाएंगे, हुकूमत भी चली जाएगी और जब नए आएंगे तो हमारे लिए मेहमानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, वो उनकी ये पॉलिसी है। अदरवाइज इनके दरमियान आप ये समझें कि ये एक कोई प्रो एस्टैब्लिशमेंट है और एक कोई एंटी एस्टैब्लिशमेंट है। ये तो साबिर साहब आपके लिए है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी कहा जाता है गुड कॉप और बैड कॉप वो खेला करते थे, तो उसी का रिप्ले। और ये बदकिस्मती की बात है कि अभी तक जितनी दफा भी हमारे पोलिटिकल प्लेयर रास्ता बनाना जानते हैं,
और इन्होंने परवेज मुशर्रफ साहब को भी बेवकूफ बनाया और बेवकूफ बना के उनके साथ डील करके एग्रीमेंट करके ये वापस आए। लेकिन जब वापस आए और इनको ताकत मिली तो इन्होंने उसी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ क्या सलूक किया वो हमारे सामने है। तो कहने को तो कहा जाता है कि हमारे पॉलिटिकल प्लेयर्स जो हैं वो इतने ताकतवर नहीं है, लेकिन अगर तारीख उठा के देखें तो वो ज्यादा ताकतवर हैं और अपने लिए ज्यादा आसानियां उन्होंने पैदा की हैं और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से ही पैदा की हैं। अब इतना तो है, लेकिन जहाँ तक मरियम फखर साहबा का है कि उसमें उन्होंने ARY को भी एड्रेस किया, अटैच किया, तो उसमें यह है कि देखिए हमजा शहबाज अभी तक खामोश है और मरियम बीबी कह रही है कि उनको धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमजा शहबाज की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया, क्या मिल रही हैं। और उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो मौजूद थे अंदर मुज़ाकरात में, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आए। और लेकिन अब तो ये भी खबरें हैं ना आपके पास होगी कि हमजा शहबाज उनके साथ जा रहे हैं ना नैब के ऑफिस, और अवामी जो इज्तिमा की जिम्मेदारी भी उन्हें मिली है इकट्ठा करने की। बिल्कुल ये बात है कि जाहिर क्योंकि पॉलिटिकल जो सियासी जागीर है वो तो इन्हीं के पास है ना। अगर ये आपस में लड़ेंगे तो ये जागीर क्यों कितना चली जाएगी, ठीक, तो वो भी नहीं करने देना। वो जागीर भी अपने पास रखनी है, ताकत भी अपने पास रखनी है, वोट बैंक को भी इंटैक्ट रखना है, तो वो सारे हैं। लेकिन ये है कि एक थोड़ा सा स्पीड स्लो करके एस्टेब्लिशमेंट से निकलना चाहता है और दूसरा जरा तेज स्पीड के साथ निकलना चाहता है। फर्क सिर्फ इसमें है। तो मतलब ये उनकी तयशुदा पॉलिसी है, ऐसा कोई बड़ी लड़ाई आपस में नहीं हो रही। और दूसरा ये बताएगा पीडीएम का क्या मुस्तकबिल है, क्या आप समझते हैं आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुकालमा हुआ जब इनकी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई और लॉन्ग मार्च उसके बाद फिर मुलतवी हो गई और मौलाना साहब ने बहुत ही अपनी सियासी जिंदगी की सबसे मुख्तसर तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ब्रिजेबल हैं वो इख्तलाफात वो, या आप समझते हैं कि अब दूरियां जो है वो नहीं उनको खत्म किया जा सकता? इनके इख्तलाफात बिल्कुल रहेंगे। शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान जो है इनका आपस में भी हिसाब तक बहुत लंबा चौड़ा है। अच्छा, और अच्छा खासा कोई ऑडिटर जनरल भी आ जाए तो शायद वो इनका हिसाब बराबर न कर सके, इतने हैं। और दोनों एक दूसरे के मध्य मुकाबले हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं। लेकिन इस वक्त तो वजीर आजम इमरान खान साहब के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं ना, तो एक कॉमन उनको एक एजेंडा है, आप समझते हैं उसमें भी आप ये? उसमें देखें पीपल्स पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है, पीपल्स पार्टी रियासती सेटअप का हिस्सा है इस वक्त और दूसरे बड़े सूबे में उनकी हुकूमत है। और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं या मरियम फखर साहब क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप ये सब कुछ हमें इक़्तिदार प्लेस में रखते थे और हमारी खातिर आप सिंध असम्बली भी तोड़े, हमारी खातिर आप से भी निकले और निकल के हमारे लिए इक़्तिदार की राह हमवार करें। अब दूसरा बड़ा सूबा है, स्टेट है, पीपल्स पार्टी वहाँ हुकूमत है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिसका फायदा जो है वो मुकम्मल तौर पे पहुंच के मुस्लिम लीग नवाज और उनके इक़्तिदार के लिए पीपल्स पार्टी अपना इक़्तिदार कुर्बान करे। ये आपने नुकता उठाया, मेरे साथ रहेगा। मैं इरशाद आरिफ साहब, तो ये नुकता है सिंध हुकूमत वो क्यों छोड़े, उनका स्टेक पे है। दूसरा ये जो कायदे हैं इस पे इख्तलाफ, क्योंकि अब तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चले गए हैं, जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गालिबन उनकी 24 मार्च को मुकर्रर भी की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, अब ये पीपल्स पार्टी ज़ाहिर बात है या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब या जो मीडिया के मुताबिक शाही रहमान साहबा और नून लीग आज़म नज़ीर तारड़ साहब का और मरियम साहबा ने कल प्रेस टॉक में पोजीशन भी ली है कि जी ये तो तय हो गया था, गिलानी साहब के घर पे तय हो गया था। क्या ये बड़ी इख्तलाफ की वजह है या ये जो साबिर साहब कह रहे हैं वो बड़ी वजह है कि पीपल्स पार्टी कतई तौर पर इस्तीफों के लिए राजी नहीं है? तो वो बिलावल साहब एटम हम किस चीज को करार दे रहे थे इरशाद साहब? देखिए दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि बिलावल का जो मौक़िफ़ रहा है और जो जनाब ज़रदारी का रहा है, डे वन से ये रहा है कि हम आखिरी ऑप्शन के तौर पर इस्तीफों पर भी जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जब चाहेंगे मौलाना फजल रहमान उसी वक्त हम इस्तीफे दे देंगे और जनाब फजल रहमान की या नवाज शरीफ साहब की हम ख्वाहिश पूरी कर देंगे। ये उनका उसूली मौक़िफ़ है और मैं समझता हूँ इसमें वो हक बजाने पे हैं। समझते वो ये हैं कि इस वक्त इस्तीफे देना जो है वो नवाज शरीफ के हक में है, नवाज शरीफ की सियासत को फ़ायदा पहुँचा सकता है, हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं।
हमारे पास सिंध हुकूमत है, अगले इलेक्शन में जरूरी नहीं कि सिंध हुकूमत भी हम दोबारा हासिल कर सकें, इससे ज्यादा हासिल करने की पीपल्स पार्टी पोजीशन में नहीं है। ठीक। पंजाब में उनके 4 MNA हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 6 कर लेंगे, 8 कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। पंजाब में जब तक पाँव न जमा लें बिलावल, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं चाहते आसिफ ज़रदारी। एक बात। ठीक। चेयरमैन सेनेट का मामला जो है वो ये है कि उसूली तौर पर पार्लिमानी उसूल के तहत तो चूंकि बड़ी पार्टी पीपल्स पार्टी है और उनका ही कायदे इसके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन जब पीकेएम में तय हुआ है या गिलानी साहब के घर पे तय हुआ है तो ये क्लेम कर रही है मुस्लिम लीग नून के उस वादे की पासदारी होनी चाहिए। लेकिन वादों की पासदारी के हवाले से, मुआहदों पर अमल दरामद के हवाले से दोनों का रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। जरदारी साहब तो खुलकर कहते हैं कि वादे कुरान हदीस होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब का अपनी तारीफ भी यही तो उन्होंने कभी किसी मुआहदे पर अपनी किसी खलीफ के साथ इत्तेहादी के साथ वफा नहीं की है। तो अब भी वो समझते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि जी ठीक है, वो तो उस वक्त की बात थी अगर गिलानी चेयरमैन सेनेट हो जाते, जब वो नहीं हुए तो फिर हमारा चेयरमैन सेनेट होना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये वजह जो इख्तलाफ है वो इस्तीफे हैं, ये नहीं है। बेसिकली नवाज शरीफ साहब को और फजलुर रहमान को धचका पहुंचा है कि वो जो हमने जाल बिछाया था जरदारी को ट्रैप करने के लिए इस्तीफों का, जरदारी साहब उससे बच गए हैं और अब उनको बहुत ज्यादा गुस्सा है कि जरदारी ने हमारा साथ नहीं दिया। इसीलिए अब एक कंपेन भी जरदारी के खिलाफ चलाई जा रही है, जो एक उजरती किस्म के कालम निगार हैं, उजरती किस्म के एंकर हैं, वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हालांकि रिकॉर्ड दोनों का एक जैसा है, बादहदी के हवाले से और मुआहदों को सबूतारी करने के हवाले से। लेकिन इरशाद साहब, ये पीपल्स पार्टी की तो पहले भी सीएसी ने कहा था कि हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, ज़िमनी इलेक्शन भी हम लड़ेंगे, हमें मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, और कायल कर लिया था कि PMLN ने अपने भी 5 सेनेटर बिला मुकाबला पंजाब से मुंतखब कराया। मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने ब्रादरम मौलाना अता रहमान साहब को KP से मुंतखब करवाया। तो इस मरतबा पीपल्स पार्टी की क्या आप समझते हैं मौलाना साहब के साथ उनके ताल्लुकात भी हैं, बात दोबारा सुनी जाएगी, या जैसे कल मरियम साहबा कह रही थी कि जी नून लीग और JUIF में बड़ा दम है, वो खुद से भी तहरीक और एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं? देखें, ना ये दम है इनके अंदर, ना ये एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, ना ये इस्तीफे देना चाहते हैं। हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की पार्टी भी इस्तीफे देना नहीं चाहती। वो इसको एक इशू के तौर पर खड़े रखना चाहती है और इस्तेमाल करना चाहती है आसिफ ज़रदारी का कंधा। उन्हें पता है कि आसिफ ज़रदारी और पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देंगे, तो हम एक उसूली मौके मुख्तार किए रखेंगे कि हम तो देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए अगर इनको देना होते तो ये अब तक इस्तीफा दे चुके होते जी। क्योंकि कोई जमात जो इस्तीफे देना चाहती है, जो असम्बली को गलत समझती है, वो इंतजार नहीं करती कि दूसरा ये काम करेगा तो मैं करूंगा। इसका मतलब उसूली मौके से ना हुआ। जरदारी के कंधे को इस्तेमाल किया जा रहा है। इनमें से कोई पार्टी भी इस्तीफा नहीं देना चाहती। अब है लॉन्ग मार्च की धरने की बात, जब ये आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान के अलावा कोई भी दूसरी जमात जो है वो भरपूर तरीके से किसी एहतजाज का हिस्सा बनेगी, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून का आफियत कोश वर्कर है वो भी नहीं चाहता इस वक्त इस गर्मी में, अब रमजान के बाद करना चाहते हैं मई जून में कोई ना तो लॉन्ग मार्च होता है ना उसमें धरने होते हैं। बस ये इस तरह तारीखें देते चले जाएंगे और फिर ये सर्दियों का इंतजार करेंगे। साबिर, मुझे बताइएगा, जाहिर बात है ये जो सिचुएशन है हुकूमत के लिए एक अच्छी सिचुएशन इस तरह से है कि PDM खुद ही आपस में गुत्थम गुत्था है और इख्तलाफी बयानात दे रहे हैं। आप क्या समझते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ये बताइएगा कि अब वो उन्होंने कहा कि उन्हें सेकंड इनिंग्स मिली है, हुकूमत कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को समझे या अपने मुखालफिन को अंडर एस्टिमेट ना करे? हुकूमत के लिए क्या आपका साफियाना मशवरा होगा? हुकूमत के लिए मशवरा, वैसे तो उनके पास मशीर माशाल्लाह से बहुत हैं, 5 एडवाइजर हैं। सही बात है। और 5 एडवाइजर हैं, लंबी चौड़ी काबीना है, स्पेशल असिस्टेंट है, इसलिए किसी किस्म का मशवरा देने की जरूरत नहीं है और ये फैसले को खुद करें। हुकूमत के लिए सियासी चैलेंज अब क्या है आपके ख्याल में? PDM चैलेंज नहीं है, उनको अपनी ही अब 2.5 साल में कारकर्दगी को अपने लिए चैलेंज समझना चाहिए। कारकर्दगी सबसे बड़ी बात है, गवर्नेंस ही असल इशू है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। क्योंकि जब जाते हैं दोबारा अवाम में तो उसमें सिर्फ एक ही चीज देखी जाती है और वो ये है कि अवाम तो सिर्फ एक चीज देखती कि उन्हें क्या मिला,
और उनके लिए कितनी आसानियां पैदा हुई। तो अगर हम ज़िमनी इलेक्शन के नताइज देख लें तो वो पीटीआई के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है जी, और उसमें अपोजिशन सीटें जीत रही है और ये बिल्कुल ऐसे ही कहना चाहिए कि बिल्कुल अनहोनी बात है कि मौजूद हुकूमत हो वफाक में, दो सूबों में, तीसरे सूबे में आप कोलिशन में हैं, लेकिन 2.5 साल बाद अगर ज़िमनी इलेक्शन हो तो वो आप चूज कर दें, तो ये खुद अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगर आपने पॉलिटिक्स करनी है तो फिर पाकिस्तान के कल्चर को ही मद्देनजर रखते हुए करनी चाहिए। आप पाकिस्तान में बैठ के और वो भी आपके पास मेजोरिटी नहीं है, सिंपल मेजोरिटी भी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में आपका मेजोरिटी वाला हर चीज नहीं होना चाहिए और पॉलिटिकल अप्रोच के साथ, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नतीजे अच्छे नहीं निकलेंगे। इरशाद साहब, आपकी क्या राय है? हुकूमत को इस वक्त, ये तो हमने अपोजिशन की सियासत देख ली, इस वक्त तो मुंतशिर दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत के लिए क्या आप भी समझते हैं कारकर्दगी और डिलीवरी, वादे यही चैलेंज है या पीडीएम अभी भी उनको एक चैलेंज दे सकती है? देखें, अगर ये महंगाई कम नहीं करते या कम से कम महंगाई की रोकथाम नहीं करते, अब अगले माली साल से आप 97% गैस की कीमतें बढ़ाना चाहते हैं, बिजली की कीमतें हर 15 दिन के बाद आप बढ़ा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, यहाँ आपसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो संभाली नहीं जा रही। बुजदार साहब जो हैं वो 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं, 6 आईजी पुलिस तब्दील कर चुके हैं, अब 7वीं और 6थे की बारी आ रही है, सुनाए गए दिनों में फिर तब्दीलियाँ हो रही हैं। तो आपकी नाकिस टीम है जो ना महंगाई को रोक सकती है, ना बेरोजगारी को रोक सकती है, ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर कर सकती है, ना आपको बेहतर मशवरा दे सकती है। तो जाहिर बात है कि पीडीएम हो ना हो चैलेंज, तमाम चैलेंज बन जाएंगे आपके लिए। पीडीएम क्यों नहीं अटैक करेगी जब आपके नाअहल लोग जो हैं, ना कीमतों पर उनका कंट्रोल होगा, ना पार्टी की पार्लिमानी जो उमूर हैं उन पर कोई कंट्रोल होगा, ना एमएनए एमपीए वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियार में होंगे, काबू में होंगे, तो चैलेंज खुद ब खुद बन जाएगी। चैलेंज बनते टाइम लगता है, तो मेरा ख्याल है चैलेंज है, मौजूद है, वो महंगाई है, बेरोजगारी है और गवर्नेंस के इश्यूज हैं और उनको किसी न किसी वक्त पीडीएम एक्सप्लॉइट कर सकती है। इसलिए खान साहब को अब जिद छोड़ देनी चाहिए, हरदर्मी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, सियासत लचक होती है और अपने मामला को खुद दुरुस्त करना होता है, कोई और दुरुस्त नहीं करेगा। अदरवाइज ये मेरा ख्याल है कि बजट के बाद इनके लिए मसाइल बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब, साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का, हमसे गुफ्तगू की इन्होंने। और व्यूअर्स, एक मुल्क की जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसका हमने अहाता किया, पीडीएम की सियासत, हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत के लिए चैलेंजेस, आपने उनकी राय सुनी, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, इसका फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल हमारा खसूसी शो होगा 23 मार्च के हवाले से। तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारक, पाकिस्तान डे की। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।